नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वारकू शो के स्कूल बैग सीरीज़ के इस एपिसोड में स्वागत है। कल्पना कीजिए एक ऐसे भारत की जहां हर एक किसान बस कुछ गिनी चुनी फसलें उगाते हैं, जैसे कि गेहूं, चावल और कुछ अन्य सब्जियां, और हमारी हज़ारों पारंपरिक बीजों की किस्में गायब होती जा रही हैं। यह कोई दूर का सपना नहीं है, बल्कि यह अब हो रहा है। सदियों से भारत की हज़ारों पारंपरिक बीजों की किस्में हमारे देश की खाद्य सुरक्षा की रीढ़ रही हैं और सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा भी। हालांकि नई हाइब्रिड वैरायटीज़ ने ज़्यादा उपज का वादा किया, लेकिन इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। रासायनिक खादों पर निर्भरता, पानी पर आधारित खेती और मौसम के मार के प्रति कम सहनशीलता। विडंबना यह है कि जब अत्यधिक मौसम घटनाएं खेती को खराब कर रही हैं, तो हम उन्हीं किस्मों को नज़रअंदाज कर रहे हैं जो कि बाढ़ और सूखा झेल सकती हैं और मिट्टी को सुधार सकती हैं। जब हम ये जानते हैं कि पारंपरिक बीज किस्मों का बहुत सारे फ़ायदे हैं, फिर भी हम इन्हें नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं? इस समस्या का कारण सिर्फ बीजों से नहीं, बल्कि पूरे फूड सिस्टम की संरचना से जुड़ा हुआ है। पहली समस्या है बाज़ार में मांग और उपभोक्ताओं की पसंद। बहुत सारे भारतीय उपभोक्ता अनजाने में ही पारंपरिक बीजों के नुकसान में योगदान देते हैं। सरकारी फूड प्रोग्राम्स, सुपरमार्केट और रसोई घर ज़्यादा उपज वाले चावल और गेहूं को ही प्राथमिकता देते हैं, जबकि जलवायु सहनशील मिलेट्स, दालें और देसी चावल उपेक्षित रह जाते हैं। जब मांग नहीं होती तो किसान भी इन्हें उगाने से हिचकिचाते हैं। दूसरी समस्या यह है कि जहां हाइब्रिड सीड्स को बड़े पैमाने पर बनाया और बेचा जा रहा है, वहीं पारंपरिक बीजों को कम्युनिटी एक्सचेंज और स्थानीय संरक्षण की ज़रूरत होती है। लेकिन भारत में ऐसे मजबूत और वेल फंडेड कम्युनिटी सीड बैंक्स नहीं हैं जो कि इन किस्मों को सह सकें। तीसरी बात यह है कि हमारी कृषि योजनाएं बहुत ही लंबे समय से ज़्यादा उपज वाली किस्मों को ही प्राथमिकता देती आ रही है, जिससे फूड प्रोडक्शन तो बढ़ा, लेकिन बायोडाइवर्सिटी और पोषण की गुणवत्ता पर असर भी पड़ा। बहुत ही लंबे समय से भारत का रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज़्यादा उपज वाली बीजों पर केंद्रित रहा है, लेकिन अब समय है कि वैज्ञानिकों और किसानों को साथ मिलकर काम करना होगा और पारंपरिक बीजों को और भी बेहतर बनाना होगा। इसे कहते हैं पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग। सुगम और अच्छी तरीके से फंड किए गए कम्युनिटी सीड बैंक्स जरूरी हैं, ताकि किसान अपनी बीजों को हमेशा के लिए खो ना दें। सरकार को क्षेत्रीय कंजर्वेशन सेंटर्स बनाने चाहिए, ताकि हम अपनी जेनेटिक हेरिटेज को खो ना दें। किसान वही फसलें उगाते हैं जिसे वो बेच सकें। सरकार को प्रोसेसिंग, मार्केटिंग और वित्तीय प्रोत्साहन की व्यवस्था आयोजित करनी चाहिए, ताकि किसान पारंपरिक बीजों को उगाने के लिए प्रेरित हों। मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस और प्रोक्यूरमेंट प्रोग्राम्स आयोजित किए जाने चाहिए। इन फसलों को स्कूल भोजन, अस्पतालों और राशन शॉप्स में शामिल किया जाना चाहिए। इससे बड़ा बदलाव आ सकता है। मिलेट मिशन जैसे प्रयासों ने बदलाव की तो कोशिश की, लेकिन कई सारी सरकारी सब्सिडी और खरीद योजनाएं बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। कृषि अनुसंधान भी कुछ गिने चुने फसलों पर ही केंद्रित रहा है, ना कि जेनेटिक हेरिटेज और क्लाइमेट रेजिलियंस पर। लेकिन अभी भी भारत की पारंपरिक बीज किस्मों को बचाने की लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है। पिछले 30 सालों से कई संस्थाएं इन फसलों और बीजों को संरक्षित करने का प्रयास करती आ रही हैं, जैसे कि MSSRF's ट्राइबल एग्रो बायोडाइवर्सिटी सेंटर ने हाल ही में एक नेशनल कंसल्टेशन आयोजित किया, जिसमें अलग अलग लोग और संस्थाएं जुटी और एक समावेशी जलवायु उपयुक्त बीज प्रणाली के लिए रोड मैप बना। पारंपरिक बीज फसलों को बचाने के लिए कोई एक समाधान ही काम नहीं करेगा। कम्युनिटी सीड बैंक्स का एक मजबूत नेटवर्क बनाना, किसानों के ज्ञान और अधिकार को पहचानना, स्थानीय बीज प्रणालियों को और मजबूती देना, बाज़ार में इन बीज प्रणालियों को प्रोत्साहन देना और नीति में बदलाव लाना, यह सब जरूरी होगा
आखिरकार पारंपरिक बीज फसलों की लड़ाई हमारे रसोई घरों तक पहुंचेगी। जब उपभोक्ता इन्हें मांगेंगे तो बाज़ार भी इन्हें अपनाएंगे, जिससे उत्पादन और खपत का एक चक्र बनेगा। भारत एक मोड़ पे खड़ा है। खेती की लागत बढ़ रही है, जलवायु परिवर्तन गंभीर हो रहा है, मिट्टी की सेहत खराब हो रही है और हमारी खान पान की आदतें अस्वस्थ हो रही हैं। अब हम सिर्फ हाई यील्ड फसलों और मार्केट की पसंद पर निर्भर नहीं रह सकते। अच्छी बात यह है कि हमें फूड सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी में से किसी एक को चुनने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम पारंपरिक बीज फसलों में निवेश करें तो हम एक ऐसा फूड सिस्टम बना सकते हैं जो कि जलवायु उपयुक्त भी हो, पोषक भी हो और हमारी कृषि नीतियों से जुड़ा हुआ भी। अब अलग अलग टुकड़ों में हल निकालने का समय नहीं है। हमें एकजुट होकर राष्ट्रीय स्तर पर कदम उठाने होंगे। अलग अलग लोगों, संस्थाओं और सरकारों को मिलकर काम करना होगा ताकि हम अपने फूड सिस्टम के संतुलन को वापस पा सकें। तो आज की इन्फॉर्मेशन बस इतनी ही, और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के संग शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।